गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्लास 11 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी को आगे फॉर्मुलेट करेंगे। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये सेकंड पार्ट है। हम स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से ही करते हैं। हमें क्वेश्चन में ये कहता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ताकि थोड़ा सा आपका रूटीन बन जाए। If roots of a minus b into x square, ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, प्लस में c माइनस a x प्लस में b माइनस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डिग्री 2 है। आर इक्वल, वो कहता है आपके जो रूट्स हैं वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। आपको ये बताना है कि A, B एंड C आर इन डैश। तो डैश का मतलब सर आपको ऑप्शन देता है स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन कहता है कि वो HP में है। HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिन बच्चों ने अभी AP GP नहीं करा है उनको थोड़ा हार्मोनिक के बारे में डिटेल नहीं पता होगी, कोई बात नहीं। AP आप सबको पता है, नहीं भी करिए तो आप क्लास 10th में कर चुके हैं AP। फिर आपको जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और डी आएगा आपके पास नन। ये क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को सुनिएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक कंडीशन कल बताया था। मैंने एक मेथड, तो आपके पास ये होता है कि सर हमने 10th क्लास तक करा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दूं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। मैंने आपको ये कहा था, अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इफ a प्लस b प्लस c अगर 0 होगा, a प्लस b प्लस c 0 होगा, तो उसके बाद आपके पास दो रूट्स आएंगे, जिसमें से एक रूट की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और जो सेकंड रूट होगा वो आपके पास होगा c बाई में a। ये मैंने कल बताया था, अगर नहीं भी ध्यान है तो हम ये कह सकते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा। पहले मैंने इस कंडीशन को चेक करा, यहाँ a की तरह बिहेव कौन कर रहा है, x का कोएफिशिएंट होता है ना a, मतलब a माइनस b प्लस b क्या है, x का कोएफिशिएंट यानी कि c माइनस a, प्लस में c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि b माइनस c। आप देख पा रहे हैं मेरी बात को कि हमारे पास सब कैंसिल हो गए, 0 आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई तो मुझे पता है मेरा एक रूट तो 1 आएगा ही आएगा, और जो मेरा सेकंड रूट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो c बाई c क्या होगा, c का मतलब होता है कांस्टेंट, a क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। समझ गए। लेकिन आपको उसने अब यहां पर ये भी कहा है स्टूडेंट्स कि मेरे दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल। दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मेरे पास इक्वल होने चाहिए, यानी कि मैं 1 को b माइनस सी बाई में a माइनस बी के इक्वल रख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी आ गया। ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, वो b इधर आके प्लस हो गया, तो a प्लस सी आपके पास 2b के इक्वल आ गया। अगर आपको ध्यान होगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि मेरा एपी में है, क्योंकि ये एपी की रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके दिखा देता हूं। ए, बी और सी तीनों आपके पास सीक्वेंस में बताना है कि एपी में है या नहीं। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस अगर मैं इन दोनों का निकालूंगा तो वो बी माइनस ए होगा, इन दोनों के बीच का निकालूंगा तो वो सी माइनस बी। आपको पता है दोनों मेरे सेम होंगे, यानी कि b माइनस ए और c माइनस बी इक्वल, क्योंकि दोनों ही b थे। इधर माइनस आके प्लस हो गया, उधर माइनस जाके प्लस हो गया, तो आप देख पा रहे हैं 2b मेरे पास c प्लस a आ गया। तो यानी कि यही मेरे पास क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है AP की। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं स्टूडेंट्स की, ये मेरा गिवन क्वेश्चन क्या है, AP में है, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, AP B पार्ट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अगर आप b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल करते तो बहुत मुश्किल हो जाता क्वेश्चन, बहुत कंप्लीटिंग स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता।
क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए हमने इस क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करी, अब हम अपना एक कंसेप्ट देखते हैं, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा है। अच्छा, पहली बात तो समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब जिसको हम फॉर्मूला भी कह देते हैं समटाइम्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन विच सेटिस्फाइज ऑल द वैल्यूज। एनी इक्वेशन विच सेटिस्फाइज all values within its domain। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब जो उसके पर्टिकुलर पॉसिबल केसेस है, पॉसिबल केसेस जो जो आ सकते हैं, वो आइडेंटिटी होती है। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। आप a की जगह कुछ भी डालो, b की जगह कुछ भी डालो, सेटिस्फाई करेगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये चेंज होगा मेरे पास। क्या आप ये कह सकते हो कि यह चेंज होगा? मतलब मेरे पास फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, चाहे मैं a की जगह 2 डालूं, b की जगह 5, a की जगह 3 डालूं, b की जगह 7, ये कभी चेंज तो नहीं होने वाला मेरे पास। ये बात समझ गए? चलिए अब मेरे पास सुनना, हमें ये पता है any quadratic equation cannot have 3 or more than 3 roots। समझ गए? कहने का मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पता है 3 या उससे ज्यादा रूट्स नहीं हो सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा 2 होती हैं। समझिए, अगर कंडीशन अब ये कहता है इफ इट इज सो देन इट विल बिकम एन आइडेंटिटी, तो वो क्या बन जाती है? आइडेंटिटी बन जाती है। कैसे? अब यहां पे आप पता नहीं कितनी न्यूमरस अमाउंट ऑफ वैल्यूज को डाल सकते हो ना, तो वो वैल्यू क्या रहेगी? चेंज हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो मोर देन 2, 3, 5 पता नहीं कितनी वैल्यूज आएंगी, इसलिए आइडेंटिटी बन गया मेरे पास। ये सबको क्लियर है अच्छे से कि मेरे पास आइडेंटिटी क्या है? अब ये देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर कोई भी आइडेंटिटी बनेगी, अगर कोई भी आइडेंटिटी बनेगी तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। ये नेसेसरी कंडीशन रहेगी मेरे पास। ये बात को ध्यान से सुनना, ये अच्छे से क्लियर है? चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आपको वो क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस में 5 लैम्डा प्लस में 6 एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर माइनस में 3 लैम्डा प्लस में 2 एक्स प्लस में लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये लैम्डा होता है, ठीक है। वो कहता है इट इज हैविंग मोर देन 2 रूट्स, इट इज हैविंग मोर देन 2 रूट्स। आपको लैम्डा निकालना है। निकालिए उसके मोर देन 2 रूट्स है, 2 से ज्यादा रूट्स है। 2 से ज्यादा रूट हो गए तो मेरे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का इक्वेशन मेरे पास ये सेटिस्फाई करता था, समझ रहे हो? आइडेंटिटी का रिलेशन मेरे पास ये होता था। अब बात को सुनना, अब अगर ये होता था, यहाँ पे आपको ये पता है बेसिकली जो ये मेथड था मेरे पास वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c के लिए। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं काम करूं, लैम्डा स्क्वायर माइनस में 5 लैम्डा प्लस में 6 0 के इक्वल क्वाड्रेटिक बन रहा है। सिंपल इसको फैक्टराइज की वैल्यूज निकालोगे तो कैसे निकालोगे?
अब आपको ये पता है सबको यही फैक्टर्स बन के आते हैं ना इसके, ये तो सब निकाल सकते हैं मुझे लगता है फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक 2 आ गई, वेरी गुड। अब एक केस मैंने लेके चला, अगर b यानी कि x का कोएफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर माइनस में 3 लैम्डा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा कर सकता हूं। क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन ऐसे सॉल्व करूंगा ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, लैम्डा माइनस 2, तो एक पेयर आ गया लैम्डा माइनस 1, एक आ गया लैम्डा माइनस 2। लैम्डा की वैल्यू एक 1 आ गई और एक 2 आ गई, सभी को क्लियर है ये। फिर एक c यानी कि कांस्टेंट को लेके चलता हूं, आपको पता है ये उधर जाके 4 प्लस का हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2 और प्लस का 2, सारी वैल्यूज आ गई। अब ये देखो कितनी सारी वैल्यूज आ गई, आपको पिक कौन सी करनी है जो मोस्ट कॉमन वैल्यू एक आएगी, जैसे 2, यहां पर भी 2, ये भी +2, तीनों में कॉमन आ रहे हैं, इसीलिए मेरे पास यहां लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। समझ गए? कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस मुझे पता होना चाहिए कि करना कैसे है। आइडेंटिटी की हेल्प से 2 रूट्स दे रखे थे दोनों के, अच्छा इसके बाद उसने क्या कहा मोर देन 2 रूट्स है, मोर देन 2 रूट्स से बात समझ गया मैं, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बनने के बाद आपके पास ये कंडीशन बनी, ये सबको समझ आया स्टूडेंट्स? चलिए फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब अब आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है जैसे कि रूट्स होते हैं, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो मैं कॉमन रूट्स की बात करता हूं। मैं किसकी बात करता हूं? कॉमन रूट्स की बात करता हूं कि इन्हीं 2 इक्वेशंस के बारे में। मान लो मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, मेरे पास मैंने क्या कहा 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो मैंने कहा आपके पास a1x स्क्वायर प्लस में b1x प्लस में c1, एक मैंने क्या कहा a2x स्क्वायर प्लस में b2x प्लस में c2। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। मैंने क्या कहा इन दोनों में एक रूट कॉमन है, इन दोनों में एक रूट कॉमन है। Both these are having one common root। पहला एक केस लेके चला कि जब एक ही रूट कॉमन हो, एक कॉमन रूट है, मान लो मैंने कहा वो अल्फा है, मान लो मैंने क्या कहा से इट इज अल्फा, से अल्फा, तो मेरे को पता है जहां पर x होता है वो अल्फा पुट करना चाहिए मुझे, तो मेरे को पता चला अल्फा स्क्वायर इंटू ए 1 प्लस में b1 इंटू अल्फा प्लस में c1 आ गया। यहां पर क्या आएगा आपके पास a2 अल्फा स्क्वायर प्लस में b2 अल्फा प्लस में c2 आ गया आपके पास। हालांकि आप x में भी छोड़ सकते थे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, समझ पा रही है? अच्छा, अब एक चीज यहां से ये देखिएगा, अगर मैं यहां पे लगाता हूं क्रैमर्स रूल, कौन सा रूल? क्रैमर्स रूल, इसको जनरली क्रैमर्स रूल कहते हैं। अरे कुछ नहीं है क्रैमर रूल, आप लोगों ने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है ना क्लास 10th में, बस वही करना है। कोएफिशिएंट अल्फा स्क्वायर, बस क्वाड्रेटिक में आया तो बेचारे का नाम बदल दिया, क्रैमर बदल दिया, और यहाँ 1 ऐसे लिखते थे। फिर मैंने क्या बताया था, सर इसको हाइड कर लो, b1 b2 और यहाँ c1 c2, अल्फा के नीचे लिखते तो इसको हाइड कर दो c1 c2 और ये a1 a2, कांस्टेंट के लिए नीचे लिखना है तो इसको हाइड कर लो a1 a2 b1 b2। फिर आपको क्या करना होता था स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, पता था इसको इससे करते थे और इसको यहाँ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये तो आई थिंक सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लास 10th का काम है मेरा। तो देखो आपके पास क्या आता था b1 c2 माइनस में b2 c1, c1 a2 माइनस में a1 c2,
1 बाय में a1b2 माइनस में b1a2। ये सब समझ गए हैं अच्छे से। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है, अल्फा अल्फा तो रूट्स ही तो थे, 2 रूट्स ही तो निकालने हैं बेसिकली मुझे। अब मेरी बात को सुनिएगा। अब आपके पास मैंने पहले इन दोनों को कंपेयर किया, जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते थे, तो आपको पता है अल्फा क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा उठ के, c1a2 माइनस में a1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस में b1a2 बन गया। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिएगा कैसे मिलेगा। पहली बात तो मुझे मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको पता है अल्फा स्क्वायर बाय में b1c2 माइनस में b2c1 शुड बी इक्वल्स टू अल्फा बाय में c1a2 माइनस में a1c2। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अल्फा बच गया, ये तो जाके मल्टीप्लाई, तो b1c2 माइनस में b2c1 डिवाइड बाय c1a2 माइनस में a1c2। ये बात समझ गए। अब ये देखो ध्यान से, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूं, b1c2 माइनस में b2c1 डिवाइडेड बाय में c1a2 माइनस में a1c2। ये आपके पास एक नेसेसरी कंडीशन आ गई। मुझे यहां से कंडीशन निकाल के दिखानी जब सिंगल कॉमन रूट होता है, बहुत काम की चीज आएगी, क्वेश्चन के अंदर आ गई है। अब ये देखना, अगर मैं यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करता हूं तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों टर्म सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर c1a2 माइनस में a1c2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, b1c2 माइनस में b2c1 डॉट a1b2 माइनस में b1a2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई आपके पास। ये बात समझ गए हो स्टूडेंट सभी। फॉर द सिंगल रूट, यानी कि एक रूट कॉमन है, जब मैंडेटरी कंडीशन है ये मेरे पास, अच्छे से क्लियर है। फॉर वन कॉमन रूट, ताकि आप, यानी कि कंडीशन है कि कॉमन रूट होगा तो ये मैच करनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि क्या ये कॉमन रूट है, तो आपको ये कंडीशन मैच करनी होगी, समझ गए। अगर इसी तरह से मुझे चेक करनी है कि 2 कॉमन रूट्स आ जाए, यानी कि 2 ही रूट होते हैं, दोनों के दोनों ही क्या आ जाए कॉमन, तो उसमें तो आपको पता है बहुत आसान है, पैरेलल लाइन की कंडीशंस, मतलब जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन, सॉरी कोइंसिडेंस क्या कहते थे, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2, this is the condition, like coincident lines जो लीनियर इक्वेशंस में पढ़ी थी, लेकिन ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए अच्छा, फिर आपके पास जैसे एक क्वेश्चन आता है, वो कहता है आपको दे रखा है px स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है। एक इक्वेशन आपको गिवन है 3x स्क्वेयर प्लस में 10x प्लस में q इज इक्वल्स टू में 0। कहता है p और q निकालो, p एंड q आप निकालो इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों के अंदर रूट्स क्या है, दोनों के दोनों रूट्स क्या है कॉमन, एक रूट नहीं, दोनों के दोनों रूट्स क्या आपके पास कॉमन है। अब ये देखना कंडीशन क्या थी, a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 और c1 बाय में c2 इक्वल होने चाहिए, समझ गए। 5 बन जा 5, यहाँ पे 2,
p/3 को 1/2 के इक्वल रखा, तो p की वैल्यू क्या आ गई यहां से 3/2, समझ गए। फिर अगर मैंने क्या करा 1/2 को 2/q के इक्वल रखा, तो आप समझ पा रहे हैं q की वैल्यू क्या आ गई 4। इस तरह से मैंने आपके पास वैल्यूज निकाल दी। देखा, अगर कंडीशंस पता हो तो हम कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मतलब मैं कहूंगा स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, सुनिएगा। कहता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 13 इज इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, हैव अ कॉमन रूट, एक रूट इन दोनों में कॉमन है, वेयर एज a b and c are sides of a triangle, find the value of angle c। आपको एंगल c की वैल्यू निकालनी है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरी बात को सुनिएगा, आपको क्या निकालना है, एंगल c निकालना है। पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने निकाला फर्स्ट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, वो मैं निकाल सकता हूं। मुझे पता चला बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। सुनना, b क्या होगा 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू में a क्या है 5 और c क्या है 13, 20 इंटू में 13 यानी कि 144 माइनस में 260। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर आप यहां से देखते हैं तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा, अगर मैं बात करूं 60 और उधर से बच गए 56, तो 116 आ गया माइनस के साथ। आपको पता है मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव, देयरफॉर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, स्टोरी समझ आनी चाहिए। इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो आपको पता है बोथ रूट्स आर conjugate to each other, conjugate to each other। अब conjugate का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन अलग हो जाएगा, साइन चेंज, समझ गए। अब उसने क्या कहा था, इनके दोनों के रूट क्या है, से एक रूट सेम है। एक रूट सेम का मतलब हुआ तो दूसरे रूट का भी एक रूट सेम का मतलब क्या हुआ, है तो दोनों ही ना मेरे पास। कहने का मतलब अगर एक a प्लस आयोटा भी होगा तो दूसरा a माइनस आयोटा भी, ये तो दोनों सेम आई ना। रियल रूट तो दोनों के क्या है सेम, इमेजिनरी वाले में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक नहीं दोनों रूट सेम है इसके, एक नहीं दोनों रूट सेम है। सर आपने रियल ही क्यों लिया, इमेजिनरी क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई मुझे साइड दे रखी है और एंगल निकाल रहे हैं, वो इमेजिनरी नहीं होगा वो रियल में होगा, समझे। तो मेरे पास दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम। दोनों रूट सेम थे तो 5 बाई में a, 12 बाई में b और 13 बाई में c इक्वल होगा। जब भी ऐसा केस बन जाए कि मैं सॉल्व ना कर सकूं, जिसको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू के इक्वल लेट कर लिया मैंने, k के इक्वल। यहां से अगर मैं, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, 5 बाई, अच्छा मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, अगर a बाई 5, b बाई 12, c बाई 13 और ये 1 बाई k, ऐसे भी कह सकता हूं मैं। ये बात समझ आ गई है मेरे पास, ठीक है। 1 बाई k को आपने यहाँ पे लेट कर दिया, यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी 5 बाई k, b की निकाली तो 12 बाई k, c की निकाली तो क्या हो जाएगी आपके पास 13 बाई k। ये क्या थी, तीनों की तीनों साइड्स थी किसी ट्रायंगल की। अच्छा, जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा है उनके लिए बता रहा हूं, हालांकि हम जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये किसी भी ट्रायंगल में, ये आपके पास c के सामने वाली साइड c है, मान लो a के सामने वाली a है और ये b है,
अगर मुझे यहां से एक फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? कोसाइन रूल। उस कोसाइन रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि मुझे सी एंगल निकालना है तो cos सी की बात करेंगे। cos सी, सी को छोड़ के बाकी सबका स्क्वायर, और सी का स्क्वायर माइनस कर दो। डिवाइड में क्या लिख दोगे? 2ab। डिवाइड में क्या रख दोगे? 2ab, मतलब सी नहीं दोगे, मतलब जो निकालना है उसको मार्क कर देते हैं, समझे? अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या थी? 5/k, तो स्क्वायर किया तो 25 में k स्क्वायर। b की वैल्यू क्या थी? 12/k, यानी कि स्क्वायर किया तो 144 में k स्क्वायर। c की वैल्यू क्या थी? 13/k, यानी कि 169 में k स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू में a क्या था? 5 में k, b क्या था? 12 में k। समझ पा रहे हो अच्छे से? आगे देखना, ऊपर से 1/k स्क्वायर कॉमन आ गया, 25 में से 144 को प्लस है तो 169, यहाँ पे माइनस का 169 है। नीचे से देखो, ये 1/k स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 120, ये तो कैंसिल और नहीं भी करते। 169 में से 169 गया तो 0, यहां से एक रिलेशन आया cos c, आपके पास 0 आ गया। cos c किसके इक्वल आ गया? 0 पे। आप बता सकते हो ना किस पॉइंट के ऊपर मेरे पास cos की वैल्यू 0 होती है? 90 डिग्री पे। cos c को मैं cos 90 लिख सकता हूं, यानी कि c कितना आ गया? 90 डिग्री। आपके पास आंसर आ गया 90 डिग्री। क्लियर को स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आने वाला, मैं ये कहता हूं। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हम इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके लाएंगे और आपको मैं कह रहा हूँ पेपर तो निकाल ही देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।